पश्चिम बंगाल की सबसे पावरफुल नेता ममता बनर्जी, उन्हीं के स्टेट की राजधानी कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ सबसे पहले दुष्कर्म होता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर होने के बाद ममता बनर्जी बोलती हैं कि अपराधियों को 6 दिन के अंदर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये बोलते के साथ वो धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर देती हैं। अब समझ ये नहीं आता कि वो धरना प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, क्योंकि जिस स्टेट में उनकी हुकूमत चलती है उसी स्टेट में वो किससे मांग कर रही हैं, क्योंकि सारी अथॉरिटी और सारी पावर्स तो उनके पास हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट कहता है कि 6 दिन के अंदर पुलिस अपनी रिपोर्ट फाइल करे। अब 6 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल करे, ये हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट कह देता है। अब 6 दिन से पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट कहता है कि इस मामले को अब सीबीआई हैंडल करेगी। पुलिस से उठाकर इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया जाता है। अगले दिन सीबीआई कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता पहुंचने के बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान सीबीआई के सामने कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब सीबीआई अभी ढूंढ रही है। उन सवालों के पीछे इस केस का रहस्य छुपा है। जैसे ही वो जवाब मिल जाएंगे, इस केस की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। अब वो क्या सवाल है, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो इस कहानी की हमें टाइमलाइन समझनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर मर्डर के बाद हुआ क्या था। 9 अगस्त की सुबह 6 बजे एक शख्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में देखता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी को देखकर वो चिल्लाता है, चीखता है और बाकी लोगों को बताता है। अब 6 बजे उसने डेड बॉडी को देखा। अब 6 से 7 के बीच में हॉस्पिटल के तमाम सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर और जितने भी वहाँ पे लोग थे हॉस्पिटल में, कोई कर्मचारी है, चाहे कोई चपरासी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सारे सेमिनार हॉल में आ जाते हैं। सेमिनार हॉल में देखते हैं कि वो एक डेड बॉडी वहाँ पे एक पड़ी हुई है लड़की की। कुछ टाइम बाद उस डेड बॉडी को पहचान लिया जाता है कि ये उन्हीं के हॉस्पिटल में काम करने वाली ट्रेनी जूनियर डॉक्टर हैं। अब 6 से 7 बजे 1 घंटे तक कुछ नहीं होता। ना ही कोई पुलिस को कॉल किया जाता, ना ही उस जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता। 1 घंटे तक बस लोग इधर उधर जाते हैं और सेमिनार हॉल में उस डेड बॉडी को देखने इकट्ठा हो जाते हैं। अब ठीक 7 बजे हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर अपने बॉस को फ़ोन करते हैं। बॉस यानी हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। वो सीनियर डॉक्टर संदीप घोष को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एक सेमिनार हॉल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे जूनियर डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में काम करती है, उसकी डेड बॉडी 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में मिली है। अब 7 बजे डॉक्टर संदीप घोष को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर संदीप घोष कहते हैं ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। अब 7 से 8 1 घंटा और हो जाता है। 8 बजे डॉक्टर संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर संदीप घोष हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाते हैं। वहाँ क्राइम सीन का मुआयना करते हैं और वहाँ जो लोग मौजूद थे वहाँ से पूछताछ करते हैं, और ये सब करने के बाद वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, जो कि वो हॉस्पिटल में ही उनका ऑफिस मौजूद था। अब इस प्रक्रिया में 9 बज जाते हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, मतलब 3 घंटे हो जाते हैं। कोई पुलिस को कॉल नहीं होती, कोई उस ट्रेनी डॉक्टर के घर वालों को कॉल नहीं किया जाता। अब यहाँ पे देखिए, पहला अहम सवाल यही उठता है कि जिस बॉडी को देखकर कोई भी बता देगा उसमें डॉक्टर की होने की ज़रूरत नहीं है कि इस बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। सर से लेकर पैरों तक जख्मों के निशान, होठों से खून रिस रहा है, आंखों से खून बह रहा है। तो पहले 3 बेशकीमती घंटे हॉस्पिटल ने बर्बाद कर दिए और 3 घंटे बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। तो पहला अहम सवाल सीबीआई इसका तलाश कर रही है। अब दूसरे पे आइए, डेड बॉडी मिलने के 3 घंटों तक जिसने भी एक खबर सुनी, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, नॉन मेडिकल स्टाफ है, चौकीदार है या सिक्योरिटी गार्ड है, जिसने भी एक खबर सुनी वो सेमिनार हॉल की तरफ भागता हुआ जाता है। किसी भी डॉक्टर ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया। इतनी सारी भीड़ के वहाँ जाने की वजह से उनके जूतों के निशान, उनकी चप्पलों के निशान, उनके हाथों के निशान, जिन शुरुआती घंटों में मेन एविडेंसेस वहाँ मिल सकते थे, वो सारे एविडेंसेस मिट जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टरों को एक अच्छी नॉलेज होती है कि किसी के मर्डर होने के बाद कैसे किसी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि वहाँ पे हमें एविडेंसेस मिल सकें, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, कि वो किसी ने भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से सारे मेन एविडेंसेस खत्म हो गए। अब पुलिस आती है, फिर सारी ब्रीफिंग होती है, पुलिस पूछताछ करती है, उस विटनेस से पूछताछ करती है जिसने बॉडी को सबसे पहले देखा था। अब टाइम हो गया था सुबह के 10:53। लाश मिलने के ठीक 4 घंटे 53 मिनट बाद
सुबह 10:53 पर हॉस्पिटल वालों को होश आता है कि इस जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। जूनियर डॉक्टर की मां को फोन किया जाता है। फोन करने वाला शख्स जूनियर डॉक्टर की मां से कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और आप हॉस्पिटल आ जाइए। इसे सुनकर जूनियर डॉक्टर की मां बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। कॉल करने वाला शख्स ने बस यही बोलकर कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, फ़ोन कट कर देता है। उसकी मां उसी नंबर पे दोबारा कॉल बैक करके पूछती है कि क्या हुआ, मेरी बेटी को क्या हुआ। तो वहाँ से जवाब आता है कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। अब ये बोल के फिर फ़ोन कट हो जाता है। अब तीसरी बार उसकी माँ फिर कॉल बैक करती है उसी नंबर पे। इस बार जिस शख्स ने फ़ोन उठाया वो कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बात कर रहा हूँ और आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है और आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। अब ये सुनते के साथ जूनियर डॉक्टर की माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जूनियर डॉक्टर की माँ और उसके फादर तुरंत अपना सारा काम छोड़ के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब क्योंकि 11 बजे जूनियर डॉक्टर के माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया था, जूनियर डॉक्टर का घर हॉस्पिटल से लगभग 1 घंटे की दूरी पे था। ठीक 12 बजे जूनियर डॉक्टर के माँ बाप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से बोलते हैं कि हम डॉक्टर के माता पिता हैं और हमें अपनी बेटी से मिलने दिया जाए। डॉक्टर संदीप घोष उनके माँ बाप को दिलासा देता है, बोलता है कि ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपकी बेटी की बॉडी मुर्दा घर में है, मॉर्चरी में है और अभी वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये बोलने के बाद डॉक्टर संदीप घोष अपने ऑफिस चला जाता है। अब 3 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटों तक जूनियर डॉक्टर की माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो मिन्नतें मांगती है, वो गिड़गिड़ाती है कि मुझे अपनी बेटी से एक बार मिलने दो, मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है। फिर जब उनकी माँ की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल वालों को उन पर दया आती है। फिर वो उनके माँ बाप को मॉर्चरी ले जाते हैं। मॉर्चरी ले जाने के बाद जब वो माँ अपनी बेटी को देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी माँ बोलती है कि कौन कहता है मेरी बेटी ने सुसाइड किया है। कोई भी नहीं कहेगा कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, क्योंकि सर से लेके पैर तक कई जख्मों के निशान थे। आंखों से खून बह रहा था, होठों से खून बह रहा था और शरीर के अलग अलग अंगों से खून बह रहा था। तो ये सब बोलने के बाद उसकी माँ को मॉर्चरी से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर आने के बाद जब उसके माँ बाप और जूनियर डॉक्टर के साथियों को, उसके फ्रेंड्स को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, फिर जूनियर डॉक्टर के जो साथी हैं वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस दिन थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन करते हैं। अब धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। अब धरना प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये खबर फैलती है वैसे वैसे धरना प्रदर्शन बढ़ता रहता है। अब जैसा कि हमें पता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को खंगाला जाता है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ये पहचान कर लिया जाता है कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय है। और वहाँ से एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है, जैसे कि ये कहानी हमें पता है। और पुलिस अपनी रिपोर्ट्स में साफ कह देती है कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय है। तो पुलिस ने तो अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि संजय रॉय अपराधी है, वो हमने पकड़ लिया है। अब यहाँ पे जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर की बॉडी को शमशान ले जाया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े पुलिस के अफसरों की निगरानी में जूनियर डॉक्टर की बॉडी को शमशान ले जाया जाता है। अब जब शमशान ले जाया जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि ऑलरेडी डॉक्टर से पहले ही 3 बॉडीज अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में हैं और चौथे नंबर पे जूनियर डॉक्टर का नंबर है। अब क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अफसर वहाँ पहुँचे थे तो शमशान के इंचार्ज से वो कहते हैं कि सबसे पहले इस बॉडी का, यानी कि जूनियर डॉक्टर की बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए और इन जो वेटिंग में 3 बॉडी हैं इनको बाद में संस्कार किया जाए। तो अब क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे तो इंचार्ज यही करता है कि पहले जूनियर डॉक्टर की बॉडी को आगे कर देता है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। हालांकि जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस की यही दलील थी कि क्योंकि धरना प्रदर्शन बढ़ रहा था तो हमें यही डर था कि कहीं पब्लिक जूनियर डॉक्टर की बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन ना करने लग जाए, तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हमने पहले जूनियर डॉक्टर की बॉडी का संस्कार करवा दिया। तो दोस्तों ये था दूसरा सवाल। अब देखिए, जब धरना प्रदर्शन तेज हो जाता है तो इस केस में पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस होने लगता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि संडे तक यानी 6 दिन के अंदर अंदर अपराधियों को फांसी पे चढ़ा देंगे। अब इन्हें कौन बताए कि अभी तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चार्जशीट बना के लोअर कोर्ट में फाइल करेंगे। लोअर कोर्ट के बाद ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं लगेंगी और फिर उसके बाद अगर हुआ तो ये मामला प्रेसिडेंट हाउस तक भी जाएगा। तो उसमें कितना वक्त लगेगा।
तो ममता बनर्जी को ये कौन बताए कि 6 दिन के अंदर फांसी करवा देंगे? तो लोग क्या बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता? तो इसके अंदर अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ चुका है। तो खैर, अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी कि कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचने के बाद कुछ जेन्युइन पॉइंट्स रखे जाते हैं। वो जेन्युइन पॉइंट्स क्या थे, सुनिए। पहला पॉइंट कि जिस हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिली उसी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम क्यों किया गया? इस सिनेरियो में आपको दूसरे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, जहां बिना किसी दबाव के डॉक्टर न्यूट्रली पोस्टमार्टम करते। दूसरा पॉइंट, जब 6 बजे लाश मिली तो 9 बजे पुलिस को क्यों कॉल किया गया? 3 घंटे का हिसाब बताइए। तीसरा पॉइंट, जब प्रिंसिपल को 7 बजे डेड बॉडी के बारे में बताया गया तो प्रिंसिपल ने 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। 7 से 9 मतलब 2 घंटे। 2 घंटे प्रिंसिपल ने किन किन लोगों से बात की? पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया कि ये अननेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ, हाईकोर्ट ने बोला कि कौन कह देगा कि ये अननेचुरल डेथ है? डेड बॉडी की कंडीशन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये अननेचुरल डेथ है, क्योंकि इतने सारे जख्मों के निशान, इतना सारा खून बॉडी से निकलता हुआ, वो अननेचुरल डेथ नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि नहीं, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, अब ये मामला सीबीआई के हाथों में दे देना चाहिए। तो फाइनली हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। अब इसी दौरान एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान जूनियर डॉक्टर की वेजाइना से 151 मिलीग्राम सीमन मिला था। तो 151 मिलीग्राम सीमन कैसे मिल सकता है? क्योंकि एक आम पुरुष सिर्फ 5 से 8 मिलीग्राम सीमन रिलीज कर सकता है। तो 151 मिलीग्राम सीमन जूनियर डॉक्टर की वेजाइना में कहां से आया? तो ये रेप नहीं, गैंग रेप है। जूनियर डॉक्टर की वेजाइना से स्वैप ले लिया गया है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। अब बात करते हैं उन अहम सवालों की जिनके जवाब सीबीआई इस केस में ढूंढ रही है। तो पहला सवाल, जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने में सिर्फ संजय रॉय का हाथ है या उसके साथ और भी लोग थे? दूसरा, अगर डेड बॉडी सुबह 6 बजे मिली तो पुलिस को 9 बजे क्यों इन्फॉर्म किया गया? थर्ड क्वेश्चन, 7 बजे प्रिंसिपल को खबर मिली तो 7 से 9 बजे तक प्रिंसिपल ने किन किन लोगों से बात की? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनार हॉल के बराबर में अचानक से कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू हो गया? सेमिनार हॉल में इतने सारे लोग ये खबर सुन के गए या फिर ये सबूत मिटाने की कोई साजिश थी? सीबीआई संजय रॉय के साथ साथ प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है। इनफैक्ट सीबीआई प्रिंसिपल से ही ज़्यादा देर तक और ज़्यादा सवाल पूछ रही है, पर सोर्सेज से पता चला है कि प्रिंसिपल ने कुछ सवालों के जवाब झूठ भी दिए हैं और प्रिंसिपल जवाबों को घुमा के दे रहा है। मतलब जो आंसर कर रहा है उनको घुमा फिरा के अपने जवाब सीबीआई को दे रहा है। तो ये सब अभी सोर्सेज से पता चला है। इसके अलावा डॉक्टर की वेजाइना से स्वैप ले लिया गया है, जिसकी डीएनए रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो दोस्तों, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी और इस केस का खुलासा होगा, मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो आप अपडेट लेने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।